नमस्कार, मैं हूँ प्रोफेसर नफीसा, संगीत विभाग आर्या कॉलेज फॉर बॉयज से। मैं आज आपको नाद का क्या इम्पोर्टेंस है संगीत में, उसके बारे में डिस्कशन करना चाहती हूँ। इसके बारे में आपको मैं थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ। संगीत की परिभाषा में बताया गया है कि संगीत, गायन, वादन और नृत्य का इन तीन कलाओं का मेल है। संगीत, गायन, वादन और नृत्य इन तीन कलाओं का मेल है और संगीत का आधार ही नाद है। नाद दो तरह के होते हैं, संगीत उपयोगी और संगीत अनुपयोगी। संगीत उपयोगी आवाज जो हमारे कानों को मधुर लगती है, वो ही संगीत उपयोगी आवाज होती है। ये अक्सर संगीत के साथ ही संबंधित होती है। संगीत अनुपयोगी आवाज जो आवाज हमारे कानों को मधुर नहीं लगती, वही है संगीत अनुपयोगी आवाज। संगीत उपयोगी आवाज अक्सर संगीत के साथ ही इसका मेल होता है और संगीत अनुपयोगी आवाज कोई भी आवाज जो कानों को अच्छी ना लगे, जिसको हम शोरगुल और कर्कश आवाजें भी कहते हैं, वो संगीत अनुपयोगी आवाजें हैं। तो नाद का अथवा आवाज से संबंध है और नाद में कंपन भी और आंदोलन भी आता है। नाद का प्रयोग आवाज से है और नाद में कंपन और आंदोलन दोनों ही आता है। जब हम किसी चीज को छेड़ते हैं तो उसमें एक कंपन महसूस होता है, एक कंपन पैदा होता है, जिसको हम आंदोलन भी कहते हैं, जिसको हम वाइब्रेशन भी कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी चीज के साथ टकराती है तो उसमें कंपन पैदा होता है, उसके साथ आवाज भी उत्पन्न होती है और उसमें वाइब्रेशन भी आती है, जिसको हम आंदोलन भी कहते हैं। यदि हम हवा में कोई हरकत करें तो आवाज अवश्य पैदा होती है। इसी प्रकार यदि सितार अथवा तानपुरे में किसी तार को हम छेड़ें तो आवाज तो पैदा होती ही है, तो उस आवाज में कंपन पैदा होता है, अर्थात तार हिलता है और इसे कंपन कंपन कहते हैं। जब तक यह कंपन होता रहता है, आवाज की उत्पत्ति होती रहती है और कंपन बंद होता है तो आवाज भी बंद हो जाती है और तार के इसी कंपन को हम आंदोलन या वाइब्रेशन कहते हैं। तार के इसी कंपन को हम आंदोलन या वाइब्रेशन कहते हैं। आंदोलन अवस्था में तार अपने मूल स्थान से ऊपर की ओर जाती है और फिर अपने मूल स्थान से वापस आती है। फिर वो अपने मूल स्थान से नीचे की ओर जाती है और फिर अपने मूल स्थान पर वापस आ जाती है। तो ये आंदोलन लगातार होते रहता है। एक सेकंड में जितने आंदोलन होते हैं, उसी आवाज को आंदोलन संख्या कहा जाता है। एक सेकंड में जितने भी आंदोलन होते हैं, उसी आवाज को आंदोलन संख्या कहा जाता है। आवाज के प्रत्येक सेकंड में होने वाले आंदोलनों की संख्या यदि बराबर या एक समान रहती है तो उसे हम नियमित कहते हैं। जब जब भी आंदोलनों की संख्या यदि बराबर या एक समान रहती है तो हम उसको रेगुलर कहते हैं या नियमित कहते हैं। यदि प्रत्येक सेकंड में होने वाली आंदोलनों की संख्या बराबर नहीं रहती, अर्थात कम कम और बढ़ती है, तो हम उसे अनियमित या इरेगुलर कहते हैं। इस प्रकार कई आंदोलन कुछ देर तक होते हैं, उसे हम पीरियोडिक कहते हैं। कई आंदोलन आंदोलन आरंभ में होके भी खत्म हो जाते हैं, उसे हम नॉन पीरियोडिक कहते हैं। तो इतना आसान है, मैं आपको इतना बताना चाहूंगी कि इस तरह से हमने आंदोलन संख्या को ऐसे नियमित किया है। रेगुलर, हमने आंदोलन संख्या को इस तरह से नियमित किया है, जैसे नियमित को जब वो एक ही समान रहती है, तो जब आंदोलन एक ही समान रहती है तो हम उसको रेगुलर कहते हैं। फिर रेगुलर होता है या एक समान नहीं रहती तो हम उसको इरेगुलर कहते हैं। तो वैसे ही ये हो गया रेगुलर, इरेगुलर, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। मैंने आपको जैसे ऊपर समझाया कि आंदोलन संख्या कैसे होती है, रेगुलर नियमित, इरेगुलर अनियमित, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। रेगुलर, रिपीट करती हूं मैं, इतना आसान है ये। रेगुलर आंदोलन मतलब कि नियमित, इरेगुलर अनियमित, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। तो इस तरह से हमने आंदोलन संख्या को भी के भी नाम दे दिए गए हैं। आंदोलन संख्या के भी हमने नाम दे दिए गए हैं। तो जो आवाज नियमित और स्थिर आंदोलनों में पैदा होती है, यह बड़ी मधुर होती है। जो आवाज नियमित और स्थिर आंदोलनों में पैदा होती है, वह बड़ी मधुर होती है, वह संगीत उपयोगी होती है। जो आवाज आंदोलनों में जिन आंदोलनों में आवाज मधुर या सुरीली नहीं होती, जिन आंदोलनों में
आवाज मधुर और सुरीली नहीं होती, वो संगीत अनुपयोगी आवाजें होती हैं। अब नाद के दो भेद हैं, अनाहत नाद और आहत नाद। जो आवाज अपने आप अर्थात बिना किसी चोट के पैदा हो उसको हम अनाहत नाद कहते हैं। जो आवाज बिना किसी चोट या रगड़ के पैदा हो उसको हम अनाहत नाद कहते हैं। तो इसका अभिप्राय यह है कि जो आवाज किसी वस्तु को टकराने के बिना या अपने आप पैदा होती है वह अनाहत नाद होती है। मैं फिर से इसमें आपको एक बार बताना चाहूंगी कि इस जो आवाज किसी वस्तु को टकराने के बिना या अपने आप पैदा हो उसे हम अनाहत नाद कहते हैं। और आहत नाद संगीत शास्त्र में जिस नाद का वर्णन किया गया है, अब हम आहत नाद के बारे में बात कर रहे हैं कि संगीत शास्त्र में जिस नाद का वर्णन किया गया है ये आहत नाद है। ये संगीत से ही संबंधित है। जो आहत नाद होती है वह संगीत से ही संबंधित होती है। तो यहाँ पर नाद किसी वस्तु पर चोट लगाने से या रगड़ से अथवा टकराने से उत्पन्न होती है। ये आवाज नाद ये आवाज या आहत नाद किसी वस्तु पर चोट लगाने से या रगड़ से अथवा टकराने से उत्पन्न होती है। पर हर एक आवाज आहत नाद नहीं होती। हर एक आवाज संगीत उपयोगी नहीं होती। जो आहत नाद होती है वो अक्सर संगीत उपयोगी आवाजें होती हैं। जो आहत नाद होती है वो अक्सर संगीत उपयोगी नाद से संबंधित होती है। वे मधुर होती है, जैसे कि वायलिन हो गया या फिर सितार पे मिजराब का आघात हो गया। ये सब आहत नाद है। ये सब आहत नाद है, संगीत उपयोगी आहत नाद है। किसी वस्तु का गिरने की आवाज या पत्थर की चोट मारने की आवाज या ये सब आवाजें अनियमित आंदोलनों के उत्पन्न में होती है। बेसुरी या कर्कश आवाजें होती हैं। तो जो आहत नाद होती है वो बेसिकली संगीत उपयोगी होती है, संगीत से लिंक्ड होती है। और आहत नाद 3 प्रकार से उत्पन्न होती है। किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु पे चोट लगना, जैसे कि तबला हो गया, या किसी वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ रगड़ जाना, जैसे कि सारंगी, वायलिन, ये सब हो गया। और तीसरा क्या हुआ, किसी वस्तु में हवा का प्रवेश करने से, जैसे हारमोनियम, बांसुरी, ये सब। तो ये हमने क्या किया, 3 प्रकार की उत्पत्ति जो हमें आहत नाद से होती है, उत्पत्ति होती है, ये हमने उसके बारे में जानकारी ली। अब है नाद के गुण अथवा लक्षण। नाद के 3 मुख्य गुण माने जाते हैं। इन गुणों के आधार पर ही स्वर की सही पहचान की जाती है। इसको नाद के लक्षण भी कहा जाता है। नाद के 3 मुख्य गुण माने जाते हैं। इन गुणों को आधार पर ही स्वर की सही पहचान होती है। नाद का छोटा बड़ापन, पहला वाला नाद का छोटा बड़ापन, जिसको हम इंटेंसिटी भी कहते हैं। नाद की जाति, टिम्बर। नाद का ऊंचा नीचापन, जिसको हम पिच भी कहते हैं। तो हमने 3 प्रकार किए, 3 गुण अथवा लक्षण किए नाद के। एक हो गया नाद का छोटा बड़ापन, इंटेंसिटी, नाद की जाति, टिम्बर, और नाद का ऊंचा नीचापन, पिच। नाद का छोटा बड़ापन या तीव्रता, जो आवाज धीरे सुनाई देती हो उसे नाद का छोटा बड़ापन कहते हैं। जो आवाज धीरे सुनाई देती हो उसे नाद का छोटापन कहा जाता है। जो आवाज जोर से सुनाई देती हो उसको नाद का बड़ापन कहा जाता है। तो जैसे कि हम हारमोनियम की आवाज ले सकते हैं। जब हारमोनियम बजाते हैं तो उस समय यदि पंखे की धीरे धीरे आवाज भरेंगे तो आवाज नजदीक से सुनाई देगी, तो उसे हम छोटी आवाज अथवा आवाज का छोटापन कहेंगे। यदि पंखे की जोर से हम आवाज लेंगे हारमोनियम की तो वो आवाज दूर तक सुनाई देगी, तो इसी आवाज को हम नाद का बड़ापन कहेंगे। तो ये हुआ नाद का छोटा और बड़ापन। अब है नाद की जाति। अब नाद की जाति क्या होती है, जो आवाज जिसकी हमें पहचान हो जाए, चाहे पक्षी की आवाज हो या पशु की आवाज हो या मनुष्य की आवाज हो या किसी संगीतकार की आवाज हो, तो उसे हम नाद की जाति कहते हैं। जो हमारा कान पहचान लेता है, जो हमारे कान जिस आवाज को पहचान लेता है। जैसे कि अगर हम सरोद बजा रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये सरोद, हमारे कान पहचान लेगा कि ये सरोद की आवाज है। तो ये नाद की जाति हो गई। या अगर हमारा भाई हमें बुला रहा है या हमारी बहन हमें बुला रही है तो हमें वो आवाज पता चल जाएगी कि ये हमारे कान हमें पहचान लेंगे इस आवाज को। तो ये नाद की जाति हो गई। अब है नाद का ऊंचा नीचापन अथवा तारता। नाद की इस गुण से पता चलता है कि जो आवाज उत्पन्न हो रही है वह ऊंची या नीची है। तो नाद का ऊंचा नीचापन क्या हुआ, जो आवाज उत्पन्न हो रही है वो या तो ऊंची है या फिर नीची है। तो सा से ऊंची रे है, रे से ऊंची गा है, गा से ऊंची माँ है, माँ से ऊंची पा है। तो इस तरह से, वैसे ही जैसे सा से ऊंची रे, रे से ऊंची गा, गा से ऊंची माँ, माँ से ऊंची पा। तो आवाज का ऊंचा नीचापन आवाज के प्रत्येक सेकंड से होने वाले आंदोलनों संख्या से निर्भर करता है।
ठीक है। आवाज के प्रत्येक सेकंड से होने वाले आंदोलनों संख्याओं से ये निर्भर करता है। अब 1 सेकंड में जितने अधिक आंदोलन होगी, आवाज उतनी ही ऊंची होगी। 1 सेकंड आंदोलन में संख्या जितनी कम होगी, उतनी ही वो नीचे होगी। जैसे कि अब सा की संख्या है, आंदोलन संख्या है 240, रे की 270, गा की 300, मा की 360, पा की 400 और धा की 450। तो ये ऐसे बढ़ती जा रही है। तो क्रमणानुसार आंदोलन संख्या बढ़ने के कारण ही सा से पश्चात रे गा मा पा धा नी स्वरों की आवाज क्रमिक ऊंची होती जाती है। क्रमानुसार आंदोलन संख्या बढ़ने के कारण से ही सा के पश्चात रे गा मा पा धा नी स्वरों की आवाज क्रमिक ऊंची होती जाती है। यहाँ ये याद रखना आवश्यक है कि नाद के छोटे बड़ेपन का संबंध नाद की आंदोलन संख्या से नहीं होता। नाद के छोटे बड़ेपन का संबंध नाद की आंदोलन संख्या से नहीं होता, परंतु नाद के ऊंचे नीचेपन का नाद की आंदोलन संख्या से सीधा संबंध होता है। तो आंदोलन संख्या से हमें क्या पता चला कि नाद के छोटे बड़ेपन का संबंध नाद की आंदोलन संख्या से नहीं होता, परंतु नाद के ऊंचे बड़ेपन का नाद की आंदोलन संख्या से संबंध होता है। तो आपके सामने मैंने एक इसका फ्लो चार्ट रखा है, जिसमें हमने पहले नाद के बारे में, पहला टॉपिक है, हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, वो है नाद। अब नाद के दो दो मुख्य भाग मैंने आपके सामने रखे हैं फ्लो चार्ट में, अनाहत नाद और आहत नाद। फिर उसके बाद आता है नाद के गुण अथवा लक्षण। अब नाद के गुण अथवा लक्षण के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि इसके भी 3 भाग हैं फ्लो चार्ट में जो मैंने दिया है, नाद का छोटा बड़ापन, नाद की जाति और नाद का ऊंचा नीचापन। मैं फिर से आपको इस फ्लो चार्ट के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी एक और बार। पहला हमने टॉपिक लिया नाद, क्योंकि हमने ऊपर सबसे पहले क्या लिखा, नाद, क्योंकि हम नाद के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम नाद लिखेंगे, फिर हम उसके 2 पार्ट्स बनाएंगे, अनाहत नाद और आहत नाद। फिर हम उसके बाद लिखेंगे नाद के गुण अथवा लक्षण, उसके हम 3 पार्ट्स बनाएंगे, नाद का छोटा बड़ापन, नाद की जाति और नाद का ऊंचा नीचापन। तो ये छोटा सा फ्लो चार्ट अगर हम पहले बना लें तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा इसके बारे में, इसको लिखना या इसको पहचानना। ये बहुत आसान सा टॉपिक बन जाएगा अगर ये फ्लो चार्ट हम लोग पहले लिखने से पहले या समझने से पहले इसको देख लें और बना लें, तो ये बहुत आसान सी चीज हो जाएगी और हमें समझ आ जाएगी। और बल्कि जो लोग नहीं भी जानते उनको भी आसानी हो जाएगी। तो इस करके ये फ्लो चार्ट हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये ही मैं आपको बताना चाहती थी कि नाद की इम्पोर्टेंस संगीत में कैसे होती है, और नाद की इम्पोर्टेंस हमारे संगीत में बहुत जरूरी है। नाद के बिना संगीत बन नहीं सकता। नाद ही जान है संगीत की। धन्यवाद।